सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये पाठशाला के चैनल पे अब आप क्लास 11th की ज्योग्राफी भी सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट, सोशलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो है हम लेके आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल अभी हमने पूरी तरीके से बात करी है फर्स्ट चैप्टर की। अब हम आज सेकेंड चैप्टर का लेक्चर सीरीज फर्स्ट लेके आए हैं। अब ये चैप्टर, अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि चैप्टर का बेस जो है काफ़ी खतरनाक होने लग जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड में, जिसका चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हिंदी में इसे हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में बोलते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो नई सीरीज 2022 के हिसाब से ये सेशन आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। सो आई होप आपने वीडियो चैप्टर का पहला जो पार्ट था, चैप्टर जो फर्स्ट था, वो देखा होगा और अब आप इसे समझने जा रहे हैं। अगर आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोगों से, आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो आप टेलीग्राम पे ईपी फैमिली पर आप हमारे साथ नोट्स जो है वो ले सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट हमारा ईपी फैमिली। अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हैं तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताने की क्या कोशिश करता है मैं आपको बताता हूँ। आपने दो बुक अपनी 11th क्लास के अंदर देखी है। एक तो आपकी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और एक है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये जो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है ना, ये आपके दिमाग के पूरी तरीके से नसों को खोल देगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में बार बार पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आती है कि किस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आपको एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो बच्चा 11th क्लास की एनसीईआरटी स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी समझ जाता है, तो काफ़ी हद तक ये चांसेस होते हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पर, मैं कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी की चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बड़े से बड़ा यूपीएससी का जो धुरंधर होता है, पीसीएस का जो धुरंधर होता है, वो इस बुक को ज़रूर पढ़ता ही पढ़ता है। तो देखिए क्या है, अगर आप देखने की कोशिश करें, यूनिट सेकंड है आपकी, यूनिट सेकंड है अर्थ के बारे में। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। और आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से 30 मार्क्स मतलब पूरा का पूरा आ रहा है। यूनिट फर्स्ट के अंदर 1 to 6 दे रखा है कि पूरा का पूरा 30 मार्क्स का कंटेंट है इसके अंदर, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो हम सेकंड पार्ट के अंदर, द अर्थ के अंदर, हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई धरती की, वो हम पढ़ेंगे। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपका लिथोस्फीयर, वायुमंडल कैसे बना, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति तारों की कैसे हुई, मतलब एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इतिहास के अंदर पढ़ते समय तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं कि हमें कुछ कॉइन्स मिल गए, कुछ लिखा हुआ प्रूफ मिल गया, तो हम उसके बिहाफ पे अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि लगभग इतिहास के अंदर इतना टाइम पीरियड, आज से 50,000, 60,000, इतना पुराना भी हम पता लगा सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। इवन यहाँ तक हमने पता लगा लिया था, वो हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन अब तारों का निर्माण, पृथ्वी की उत्पत्ति, दोस्तों ये आम बात नहीं है पता लगाना। और ये कुछ चंद दिनों में, चंद सालों में ऐसे ही नहीं हो गया, कई करोड़ों वर्ष लगे हैं इनको बनने के लिए। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको एनसीईआरटी के हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है तो कुछ थ्योरी के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। उस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि चैप्टर के कंटेंट को आप समझने लायक हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, इस चैप्टर को समझने के लिए जिसके पास कम दिमाग है तो ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई बीमारी है। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको अपना दिमाग, तन मन पूरी तरीके से यहाँ पे रखना पड़ेगा। टाइम है तो वीडियो को देखिए, वरना स्किप करिए, आगे बढ़िए। अब पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, ऑफ कोर्स ओरिजिन ऑफ द अर्थ। टाइम है तो पूरा फोकस करिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट, उसके बाद अर्थ का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, उसके साथ साथ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब कैसे बना। यानी कि ये जो पृथ्वी वाला पोर्शन है, जो यूनिट सेकंड आपकी है, उसमें पृथ्वी की उस उत्पत्ति और विकास। अब आगे जाके और चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके इंटरनल पार्ट के बारे में समझेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आगे और जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी, भूकंप, फलाना ढिमकाना, सभी पृथ्वी में आता है, लेकिन हम सिर्फ ये वाला यूनिट इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ।
अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा साइंस हमारे लिए काम आ जाता है, कुछ रिकॉर्ड्स काम में आ जाते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड अगर किसी ने बताने की कोशिश करी थी तो किसने बताई थी? उसको शुरू करने से पहले आपने बचपन में कविता सुनी होगी, या कविता आपने अपनी कक्षा में पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the so high like a diamond in the sky, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। तो दोस्तों ये जो कविता थी ना, ये बचपन में आपको काफ़ी आकर्षित करती थी और भरी रात में आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते थे। इन तारों के बारे में क्योंकि आपने कभी सोचा होगा कितने असंख्य हैं, कितने प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे कि ये किस आकार के हैं, कितने तारे हैं, ये कैसे बने होंगे, क्या इसका कोई अंत है, क्या वहाँ तक कोई पहुँच सकता है। आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। कोई तारे छोटे हैं, कोई ध्रुव तारा है, ऐसी मन में कहीं कहानियाँ दिमाग के अंदर चलती आती है बचपन के अंदर। तो एनसीईआरटी इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को रेज करके, इस क्वेश्चन को उठा के आपको समझाने की कोशिश करती है। क्या कोशिश करती है? देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिकल्पना दी और सारी परिकल्पनाओं को मैंने आपको एक ही बारे में निचोड़ सामने रख दिया है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सिद्धांत यानी कि हाइपोथेसिस यानी कि थ्योरी, ये अर्ली टाइम पीरियड पे जो भी हिस्टोरियंस या दार्शनिक या वैज्ञानिक थे उन्होंने बताई, और ये मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो आए थे उन्होंने बताई। तो अर्ली टाइम पीरियड पे दो थ्योरी निकल के आती है, निहारिका कल्पना यानी कि नेबुला थ्योरी या नेबुला हाइपोथेसिस, और बाइनरी थ्योरी यानी कि द्विअवधारी या द्वितारक या कुछ भी थ्योरी आप बोल सकते हैं, बाइनरी थ्योरी से बोला जाता है। फिर मॉडर्न टाइम पीरियड पे दो थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी। अब ये है क्या? आपकी एनसीईआरटी में तो फटाफट लिख दिया है, उस लेवल पे से समझाने की कोशिश नहीं करी गई है। मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा आपको इजी लेवल पे समझाने की कोशिश करूं। अब थ्योरी क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक सिद्धांत है, अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। उनका मानना यह है कि ऐसे विकास हुआ, वैसे विकास हुआ, वैसे विकास हुआ, यानी कि हर साइंटिस्ट ने अपना कुछ ना कुछ इनपुट दिया है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इतिहास में आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग इंसान से, बंदरों से इंसान बने हैं, और ये उस टाइम पीरियड पे ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज जो है उस बुक में लिखी गई थी, और चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस बुक में इस चीज़ के बारे में बताया गया। लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि धरती पे पृथ्वी की उत्पत्ति भगवान के क्रिएशन के द्वारा हुआ है। पहले एडम एंड ईव आए होंगे, कोई कहता है आदम और हवा आए होंगे, कोई कहता है जल, हवा, पानी, ये लोग आए होंगे। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन थ्योरी। किसी को पर्टिकुलर नहीं पता है कि असल में ये अर्थ बना कैसे। सब साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी पे फोकस करते हैं, अपनी थ्योरी को सच बनाने की कोशिश करते हैं। पेपर में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो समझने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है असल में हर साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पे क्या बताने की कोशिश करी है। तो हमें चारों समझने की ज़रूरत है। नेबुला हाइपोथेसिस यानी कि ये क्या है ये भी पढ़ेंगे, बाइनरी थ्योरी, द्वितारक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये सारी थ्योरी समझेंगे। पुराने समय में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या दार्शनिक क्या बोलते थे, मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जो नए साइंटिस्ट नई सोच, नई परिकल्पना लेके आए, नए सिद्धांत लेके आए, वो क्या बोलते हैं। सबसे पहले नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जाता है कि इमैनुअल कांट ने सबसे पहले इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया कि इमैनुअल कांट बताते हैं कि नेबुला हाइपोथेसिस था क्या, मतलब अगर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो किस तरीके से हुई होगी, और उसी को अच्छे लेवल पे रिवाइज करके एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, पेरी साइमन लापास, यहाँ पे लापास लिखा हुआ है, इनके द्वारा इन सिद्धांत को बताया गया। इसमें ये बताया गया कि प्लैनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड and of the material associated with the youthful sun with slowly rotation। ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले कोई क्लाउड था, वो बहुत तेजी से आसमान में ब्लास्ट हुआ होगा, सबसे पुरानी थ्योरी है। उसके बाद बहुत सारे कण आसपास बिखर गए होंगे, सबसे यंग जो कण था वो बीच में ठहर गया, और जो धूल के कण या दूसरी और चीज़ें होंगी वो कई करोड़ों सालों तक, कई मिलियन ईयर्स तक घूमती रही। ये जो बादल थे उसके अंदर से धूल के कण या कुछ ग्रहों का निर्माण अलग से हुआ, और सिर्फ ये सूरज के, एक युवा सूरज से जुड़ी सामग्री हो सकती है कि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो सूरज से ही कुछ चीज़ें कण या कुछ चीज़ें निकली होंगी, और ये
बड़े होंगे कि हम ब्रह्मांड में, आकाश गंगा में इनको हम नाप भी नहीं सकते। तो कई मिलियन ईयर्स लगे होंगे इसको घूमते 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 घूमते। आप देख सकते हो ए सिचुएशन, बी सिचुएशन, सी, डी, ई, एफ सिचुएशन में आके ये ऐसी स्थिति में आया होगा। यानी कि उनका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना ग्रहों का निर्माण बादल में हुए एक बहुत बड़े क्या कहते हैं मटेरियल जो निकला होगा सूरज से और विस्फोट हुआ होगा, उसके बाद कई हजारों साल ये ठंडा होने के बाद कुछ ऐसा बना होगा। इवन दूसरे और साइंटिस्ट क्या मानते हैं, दूसरे साइंटिस्ट ये मानते हैं द मटेरियल सेपरेट फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड स्लोली कंडेंस इनटू द प्लैनेट। वो भी यही कहते हैं, ये दो लोग यहाँ पे चैम्बरलेन और मोल्टन, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि सूरज से ही कुछ चीज़ें निकली होंगी, सूरज से ही कुछ चीज़ें निकली होंगी और धीरे 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 वो सूरज के आसपास घूमती रहती होंगी और घूमने के बाद वो ठंडी हुई होगी और उसी से ही ग्रहों का निर्माण यानी कि अर्थ का निर्माण होना चालू हुआ होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि जो सन है उसके आसपास प्लैनेट्स बने होंगे, लेकिन जो मून है वो क्या है, तो वो बोलते हैं कि मून जो है कहीं ना कहीं वो अर्थ के हिस्सों से ही निकल के बना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेम्स जीन्स और सर हॉल्डेड जेफरे ये बोलते हैं इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हुए कि हाँ ऐसा हुआ होगा। दे सपोर्ट दिस आर्गुमेंट एंड द आर्गुमेंट considered a companion to the sun have been coexisting and the theory is called the nebula hypothesis। उन्होंने इस तर्क का समर्थन करा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी से कुछ चीज़ें मतलब सन से कुछ चीज़ें निकली होंगी और निकलने के बाद कई हज़ारों साल तक, कई करोड़ों साल तक वो पृथ्वी के आसपास घूमती रही होंगी और घूमने के बाद वो बहुत लंबे समय तक ठंडी हुई होगी। और आप देख सकते हो कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, उसी के कुछ हिस्सों से निकल के शायद से जो चांद हैं वो बने होंगे और इस तरीके से नेबुला हाइपोथेसिस इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आई, इसे बोलते हैं द्विआधारी सिद्धांत, बाइनरी थ्योरी। इन्होंने समय के साथ साथ कुछ और इसमें इनपुट देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि दे कंसिडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हीलियम एंड द हीलियम अलोंग विद व्हाट वी टर्म एज अ डस्ट। उन्होंने बताया कि मे भी ऐसा हुआ होगा कि जब ब्लास्ट हुआ होगा तो ब्लास्ट होने के बाद जो धूल के कण थे उन धूल के कणों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर गैसेस होंगी और ये गैसेस जो हम डस्ट बोल रहे हैं वो शायद से हीलियम और हाइड्रोजन होंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रहों के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर या दूसरे किसी प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग प्रकार की गैसें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सिद्धांत ये लोग बताते हैं कि ब्लास्ट हुआ होगा, उसके बाद कुछ धूल के कण निकले होंगे, धूल के कण में कहीं ना कहीं हीलियम और हाइड्रोजन होगा और उस हिसाब से पृथ्वी के अंदर भी हमें ऐसे गैसेस देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि मे भी कुछ ऐसा हुआ हो, कणों के बीच में घर्षण पैदा हुआ हो और कुछ यहाँ पे चक्री नुमा, आप ये देख सकते हैं चक्री नुमा, ये फ्रिक्शन कुछ होने के बाद ये कुछ ऐसे ऐसे बनते चले गए होंगे और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। तो ये कुछ थ्योरी थी, अर्लीस्ट थ्योरी। अब मॉडर्न थ्योरी के अंदर अगर हम आ जाए तो मॉडर्न थ्योरी के अंदर बिग बैंग थ्योरी और उसके बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में समझाने की कोशिश करी जाती है। साइंटिस्ट, ज्योग्राफिकल और बहुत सारे मैं कह सकता हूँ वैज्ञानिक, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि जो पुरानी थ्योरी थी कि ऐसे कुछ निर्माण हुआ हो, ब्लास्ट हुआ होगा, ब्लास्ट होने के बाद धूल के कण होंगे, किसी ने कहा उसमें गैसेस थे, किसी ने कहा वो ठंडा हुआ तो निर्माण हुआ। और मॉडर्न ज्योग्राफिकल कहते हैं एडविन हम्बल बिग बैंग थ्योरी के तहत वो सबसे बड़ा प्रूफ देते हैं, कहते हैं कि इस हिसाब से ही सही मायने में आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ होगा, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जो हमें ब्रह्मांड की स्थिति दिखाई देती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इतना नहीं है। उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो कंटिन्यू फैलता जा रहा है, कंटिन्यू फैलता जा रहा है। और मैं इस थ्योरी को काफ़ी अच्छी मात्रा में एग्री करने की कोशिश करूँगा कि ब्रह्मांड कंटिन्यू फैल रहा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, जैसे गौतम बुद्धा बोलते हैं ना कि पृथ्वी दिन प्रतिदिन बदल रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर भी इन्होंने एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी को। उन्होंने कहा कि गुब्बारे का एग्जांपल लीजिए, उस पर
और आप उसे फुलाइए। फुलाने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से ब्रह्मांड में उस डॉट्स के बीच में समान दूरी नहीं है, किसी के बीच में कुछ दूरी है, किसी के बीच में कुछ दूरी है। उन दूरी का एक्सपेंड होना ही इन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोला। और उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के तहत ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि सबसे पहले बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कुछ कण होंगे, अकाल्पनिक रूप से बहुत छोटी मात्रा में कण होंगे, उसमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर टेम्परेचर और डेंसिटी होगी और बहुत तगड़ा क्या कहते हैं एक्सप्लोजन हुआ होगा आज से 3.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 3.7 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा कुछ एक्सप्लोजन हुआ होगा। और इस एक्सप्लोजन होने की वजह से, क्योंकि जैसे गुब्बारा जो है वो हवा डालने के बाद फैलता चला जाता है, तो सेम ऐसे ही हमारी आकाश गंगाएं अलग अलग फैलती चली गई। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ था विद इन 3 मिनट के अंदर नए नए प्लैनेट्स जो हैं वो बनने चालू हो गए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर बताया जाता है कि जब ये बहुत तेज़ी से ब्लास्ट हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर टेम्परेचर माइनस में चला गया। बहुत माइनस में जाने के बाद पूरी की पूरी पृथ्वी या पूरे के पूरे दूसरे प्लैनेट इतने ठंडे हो गए कि वो ट्रांसपेरेंट हो गए। और ट्रांसपेरेंट होने के बाद मतलब पहले बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ यानी कि गर्म होगा, उसके बाद ब्लास्ट होने के बाद धूल के कण या दूसरे प्रोडक्ट अलग हो गए होंगे। अलग होने के बाद वो पृथ्वी में घूमने लगे और वो इतने ठंडे हो गए कि उनका माइनस में टेम्परेचर चला गया। और जब वो 3 मिनट के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। और जब वो ठंडे होने चालू हो गए तो इतने ठंडे हो गए कि उनका माइनस में टेम्परेचर चला गया। आपकी बुक के अंदर इसे मेंशन करा गया है। और ये जब माइनस में चला गया टेम्परेचर, उसके बाद धीरे धीरे इसलिए कहते हैं ना सबसे पहले हिमयुग था। अगर आप पुराना इतिहास पढ़ते हैं अपने 11th क्लास की हिस्ट्री में, सबसे पहले हिमयुग था, आइस एज था। और वो धीरे धीरे पृथ्वी पिघलती चलेगी, बर्फ़ हटती चलेगी और फिर मानव विकास होने लग गया। तो कुछ ये थ्योरी हमें बताने की कोशिश करती है। एक थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत, इसमें बताते हैं कि यूनिवर्स का इंक्रीज होना गैलेक्सी के बीच में दूरियों का है। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे एक ही समय पे हुई होगी, सिर्फ और सिर्फ ये दूरियों का एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से दूर है, इसका कुछ तथ्य प्रमाण नहीं है, इसी वजह से ये थ्योरी सामने आई थी। दोस्तों ये था पृथ्वी के निर्माण का बनना। पृथ्वी किस तरीके से बनी, आकाश गंगाएं क्या थी, ब्रह्मांड किस तरीके से बना, वो हमने समझने की कोशिश करी थी। ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि ईपी फैमिली आप सभी लोगों के लिए बहुत दिन प्रतिदिन तैयार रहती है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है आपको यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल हो सकता है। तो ईपी फैमिली पे जुड़िए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जब भी मिलेंगे, जब फिर से मिलेंगे, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।